मित्रों, हम सीरियल किलर्स की समस्या पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। आज मैं आपको 10 सीरियल किलर्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुए और उनके इंटरव्यूज़ न्यूज़पेपर वालों ने या प्रोफेशनल पत्रकारों ने लिए, वह दिखाना चाहूँगा, जिससे कि आप उनकी मानसिक परिस्थिति का अंदाज़ा लगा सकें कि किस तरह से उनमें टोटल लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ रिमोर्स, यानी कि किसी तरह का पछतावा नहीं होता, किसी तरह के इमोशंस नहीं होते, और वो अपने काम को अपने मानसिक परिस्थिति के कारण किस तरह से करते हैं और कैसे अंजाम देते हैं, वो आप समझ पाएँ। इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा और जहाँ भी आपको कमेंट्स की आवश्यकता हो, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Richard, we are all evil in some form or another. सबसे पहले हम जॉन वाइने गेसी का केस लेंगे। यह व्यक्ति शिकागो में रहते थे और इन्होंने 33 यंग लोगों को मारा। इनको क्लाउन किलर भी कहते हैं, क्यों कि पकड़े जाने से पहले ये लोगों का मनोरंजन करने के लिए घर से क्लाउन बनकर निकला करते थे और इसीलिए वो कहलाने लगे क्लाउन किलर। ये 1994 में इनकी डेथ हो गई, जबकि इनका जन्म 1942 में हुआ था और ये शिकागो में ही इन्होंने अपने सारे क्राइम्स को अंजाम दिया। See, I don't believe in hitting children. I don't believe in spoiling a child either. My values are such that if you give enough love to children. You're accused of murdering 33 kids, and you say you didn't believe in hitting. Which is not one that I killed, so I don't know nothing about him. अब हम टेड बंडी की बात करते हैं, जिसका आपने बहुत डिटेल में इंटरव्यू पहले देखा है मेरी कमेंट्री के साथ, हिंदी कमेंट्री के साथ। इंटरव्यू सारे इंग्लिश में हैं और लेकिन मैं उनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी वास्तविकता उससे समाप्त हो जाएगी। टेड बंडी ने काफ़ी लोगों को मर्डर किया और करीब 30 मर्डर्स की उसने हामी भरी कि मैंने इन लोगों को मारा है। उसमें औरतें भी थी और यह नेक्रोफीलिया से भी सफ़र करता था। नेक्रोफीलिया मीन्स मार देने के बाद में सेक्सुअल संबंध स्थापित करना नेक्रोफीलिया कहलाता है। तो टेड बंडी को नेक्रोफीलिया की भी बीमारी थी। उसने अपने आप से अपने आरोप लेने के बजाय, ये कहने के बजाय कि मैं अपनी छुसा से या मानसिक विकार के कारण लोगों को मारता था, इसका सारा ब्लेम उन्होंने पोर्नोग्राफिक लिटरेचर पे दिया और कहा कि वो जो बचपन में उसको पोर्नोग्राफिक लिटरेचर का और बाद में फिल्म्स का जो एक्सपोजर हुआ, उसके कारण वह सीरियल किलर बना था। तो ये एक अपना ब्लेम शिफ्ट करने की बात है, यानी कि वो ये ब्लेम अपने आप में नहीं रखना चाहता। हर आदमी की इच्छा होती है मरते मरते, चाहे वो कितना भी गंदा है, वो ये शो करे कि मैं अच्छा था, इसलिए खराब हो गया। You feel that everything will turn out all right, that you are innocent. Do you still feel that? Yeah, more than guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? If someone's crazy enough and nutty enough to do something like that, I can't stop them. There's nothing I can do. There are forces at loose in this country, particularly, again, this kind of violent pornography. Number 8. I'm evil. Not 100%. ये रिचर्ड रेमरेज हैं। इन्होंने काफ़ी सीरियल मर्डर किए, इसीलिए सीरियल किलर कहलाए और ये कई नामों से जानते रहे। इनको नाइट स्टॉकर भी कहते थे, वॉक-इन किलर भी कहते थे, वैली मर्डर भी कहते थे और इस नाम से ये पूरे यूएसए में काफ़ी मशहूर हुए। इन्होंने कई लोगों को मारा था और इनको डेथ सेंटेंस अवार्ड हुआ
1989 को, लेकिन 2013 में ही इनकी जेल में नेचुरल कॉजेस से डेथ हो गई। But I am evil. Real killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. अब जिस किलर को आप देख रहे हैं, इनका नाम है एडमंड कैम्पर। एडमंड कैम्पर जो है, ये भी एक सीरियल किलर थे, और यह जो है, इन्होंने काफ़ी लोगों को मारा, करीबन 8 लोगों को मारा, और ये मारने का काम इन्होंने अपनी 15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था, और तब से लगातार ये लड़कियों को ज़्यादा मारते थे, इसलिए इनको को-एड किलर भी कहा जाता है, क्योंकि लड़कियों पे विशेष रूप से इनका अटैक होता था। और यह भी नेक्रोफिलिया की बीमारी से पीड़ित थे, यानी कि लड़कियों को मार के बाद में उनके साथ सेक्स करना, यह भी इस बीमारी से पीड़ित थे। दूसरी इनको बीमारी थी डिकैपिटेशन की, ये हमेशा सिर काट के अलग कर देते थे, और डिसमेंबरमेंट की भी इनको सिकनेस थी कि ये सारे बॉडी के पार्ट्स को काट करके अलग अलग कर देते थे। इनका इंटरव्यू आप देखिए और अपने कमेंट दीजिएगा कि किस तरह से ये अपने इंटरव्यू के दौरान किस तरह का व्यवहार ये इंटरव्यूअर से कर रहे हैं। Kemper's impressive intellect and well-spoken nature belie the brutality of a man who committed his first murder at the age of 15. And if it had been in a city, I would have been a mass murderer at age 15. I would have killed until they gunned me down. I wouldn't have been able to reason my way out of it. Get in the car with this man. Huh? अब जो आप केस देख रहे हैं वो चार्ल्स मैनसन का है। चार्ल्स मैनसन भी सीरियल किलर थे और इन्होंने 9 मर्डर किए, और यह जो है इन 9 मर्डर्स के लिए इनमें एक एक्ट्रेस जो है शैरन टेट, वो भी इंक्लूडेड थी, उनका भी इन्होंने मर्डर किया था। तो इस तरह कुल मिला के इन्होंने 9 मर्डर किए, जिसमें 7 मर्डर में सब एविडेंसेस मिलने के कारण ट्रायल हुई और बाद में इनको डेथ सेंटेंस अवार्ड किया गया। One over the top. I am an American, and I killed Americans. I am a human being, and I killed human beings, and I did it in my society. अब जिसको आप देख रहे हैं वो ओटिस टूले हैं। ओटिस टूले ने भी एक अमेरिकन सीरियल किलर थे और उनका एक साथी भी था हेनरी लूकास। दोनों या तो प्लानिंग करके करते थे या दोनों एक साथ करते थे, यह सिद्ध नहीं हो पाया, लेकिन इनका दोनों का रोल काफ़ी जो सीरियल किलिंग्स उस टाइम हुई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसमें इनकी भागीदारी मानी गई। And I acted on my fantasies, and that's the only motive that there ever was to completely control a person that I found physically attractive. There's the power of killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control. It happened the first time. It just seemed like it had control of my life from there on in. Number जिनका इंटरव्यू हो रहा है वह लेडी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनका नाम है आइलिन कैरोल वॉर्न्स। ये लेडी जो है एक्चुअली पेशे से एक प्रोस्टिट्यूट थी और ये अपने क्लाइंट्स को भी लूट लिया करती थी या मार दिया करती थी, और इसने यही डिफेंस लेने की कोशिश की अपने ट्रायल के कि वो लोग मुझे रेप करने आते थे और उन्होंने करीब 8 लोगों को मारा था, तो उन सब लोगों को जिनको मैंने मारा उनको अपने सेल्फ डिफेंस में मारा। लेकिन यह उनकी जो प्ली थी वो कोर्ट में सिद्ध नहीं हो पाई, स्टैंड नहीं हो पाई, और इनको डेथ सेंटेंस दिया गया, और बाद में अक्टूबर 9, 2002 को उनको मीन्स डेथ सेंटेंस दे दिया गया। Eileen Wuornos.
This interview with Aileen Wuornos on the eve of her execution is disturbing for a number of reasons. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. For starters, there are the crimes for which Wuornos was convicted, but there are also the stories Aileen tells about her treatment in prison. They had the intercom on in the room, and they kept lying that it wasn't on, and they were using sonic pressure on my head since 1997. Her accusations of sonic torment and food tampering speak to her paranoia and mental state during this time. And then one day I didn't wash my food off, and I was sick for 3 weeks, almost died. A state that gradually reaches a fever pitch during the interview. Yeah, thanks a lot. I lost my life because of it. Couldn't even get a fair trial. Wuornos' face as she directly addresses the camera is chilling, and the audience can only stare back into her eyes as the condemned killer accuses society of, quote, railroading and, quote, sabotage. 2019, a rock's supposed to hit you anyhow. You're all going to get nuked. मित्रों, ये सब इंटरव्यू सुनकर मैं कोई खुश नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ एक टेड बंडी को छोड़ करके, जो वास्तव में एक जन्मजात सीरियल किलर लगता है, अच्छे परिवार से है, उसको परिवार से कोई दिक्कत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। उसको अगर कहीं शिकायत हो सकती थी तो अपनी मानसिकता से हो सकती थी, लेकिन वो उसको ब्लेम न दे करके और पोर्नोग्राफी को अपना ब्लेम शिफ्ट कर रहा है। बाकियों के सबके जीवन देखने से लगता है कि किसी का भी जीवन नॉर्मल बचपन और बचपन के बाद वो नॉर्मल नहीं रहे। किसी न किसी तरह से आर्थिक परिस्थितियों से या पारिवारिक परिस्थितियों से उनका पालन पोषण और उनकी अपब्रिंगिंग जो है वो नॉर्मल ढंग से नहीं हो पाई। यह फिर एक सिद्ध करता है इस बात को कि नॉर्मल अपब्रिंगिंग, प्यार भरी ज़िंदगी, प्यार करना, लोगों से प्यार लेना, यही एक उपाय है इस तरह की समस्याओं का समाज में से इलाज करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि प्रिजन या कुछ लोगों को मार देने से या कुछ लोगों को फांसी दे देने से या कोई और तरह से किलिंग करने से कोई समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि आज तक का हमारे पास अब एनफ एक्सपीरियंस है, हज़ारों साल का एक्सपीरियंस है। हज़ारों साल से हम आदमियों को मारते आए हैं और भिन्न भिन्न तरीक़ों से मारते आए हैं। कठिन से कठिन ढंग से हमने लोगों को सज़ा दी है, फांसी से भी दी है, सूली पर भी चढ़ाया है, ऑर्गन्स को बाहर निकाल के भी रखा है और लोगों को क्रॉस पर भी चढ़ा करके ग्लूटन भी किया है। कौन सा तरीका ऐसा है, लोगों को जलाया भी गया है, जलते हुए तेल के कुओं में, तेल के बर्तनों में डाला गया जिसमें उबलता हुआ तेल, खोलता हुआ तेल, और सब तरह के जितने भी क्रूर से क्रूर ढंग की सजाएं संभव हैं, उन सब सजाओं का मानव जाति ने, मानव सभ्यता ने जगह जगह पर इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा है कि लोग सुधर जाते हैं क्या, समाज के एकदम शांत या समाज बिल्कुल शांति से बिना किसी अपराध के चल सकता है क्या। अब तक का एक्सपीरियंस है कि नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी जब मैं देखता हूँ कि दुनिया के बाकी दुनिया के कंपैरिजन में हिंदुस्तान जैसी जगह में जहाँ पे इतनी गरीबी थी, सब कुछ था, फिर भी हमारी क्राइम रेट बहुत दुनिया में सबसे कम थी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। वो नंबर अखबार वाले एक्सप्लॉइट करते हैं हमारी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन देख करके। कभी भी अपराध का आंकड़ा टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे नहीं निकाला जा सकता, बल्कि वो पर लाख, 1 लाख पे या 1000 पे कितने क्राइम हो रहे हैं, कितने लोग मर्डर कर रहे हैं, कितने क्या कर रहे हैं, उस सब का आंकड़ा लगाया जाता है। लेकिन हमारा एक मीडिया और हम लोगों की कुछ ऐसी आदत है कि हम जरा भी पाप को, गलत बात चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके और मीडिया में सबके सामने पेश करते हैं, और जिसका असर ये होता है कि बाहर की दुनिया सोचती है कि हिंदुस्तान एक क्रिमिनल कंट्री है, यहाँ सिर्फ हर व्यक्ति एक क्रिमिनल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे रेप के केसेज हो, चाहे मर्डर के केसेज हों, हम दुनिया में सबसे नीचे हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी सबसे अच्छी है। हमारा जो पारिवारिक संस्थान है, जो पारिवारिक व्यवस्था है, उसने सबको इस तरह से बांध के रखा है कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत
कम हो जाती हैं। और संस्कार जो हमारे इतने सदियों से चले आ रहे हैं, पॉजिटिव संस्कार, और हमारी धर्म की स्वतंत्रता, क्योंकि धर्म भी बड़ा एक फैक्टर रहता है। सो हमारी जो धर्म एक सोचने की स्वतंत्र देता है, वो शांति का संदेश देता है, विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, हर व्यक्ति में भगवान देखता है और अपने आप को भी भगवान का अंश मानता है, दूसरों को भी भगवान का अंश मानता है और उनको भगवान के दर्शन करता है। तो इस तरह की सोच के कारण हम लोगों में यहाँ पे क्राइम्स जो जिस तरह के इवन सीरियल किलर भी जो हैं हमारी पॉपुलेशन को देखते हुए बहुत ही कम और एक रेयर फिनोमेना की तरह होते हैं, वो भी रोके जा सकते हैं अगर थोड़ा सा समाज इस पे ध्यान दे तो। धन्यवाद।